चलिए, जब सीडीपी की क्लास नहीं है तो 2 घंटे हम लोग ही पढ़ लें, क्यों। चलिए, तो अभी तक हम कर चुके हैं आपका, यानी कि जो मध्यकालीन आर्य भाषा है उसने कैसे कैसे योगदान दिया, कैसे कैसे उसका कंट्रीब्यूशन रहा किसमें, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में। ठीक है, तो हिंदी भाषा कैसे संस्कृत से आगे प्रक्रिया के तहत चली, तो कुछ परिवर्तन पाली के अंदर हुए, कुछ प्राकृत के अंदर हुए, क्षतिपूरक दीर्घीकरण जैसे, उसके अलावा कुछ अपभ्रंश के अंदर हुए। ठीक है, और इसके बाद जो हमने चीज पढ़नी है, ये मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, बीच में हम बोलियों को छोड़ रहे हैं। बीच में बोलियों को छोड़ने का कारण ये है कि वो एक अलग सा टॉपिक बनेगा कि भारत उसकी, फिर हम उस तरह से पढ़ेंगे ना, भाषा, उपभाषा और उसकी बोलियां, बोलियों के बाद भी कुछ उपबोलियां, इस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन जो हमको यहाँ पढ़ना है वो पहले हम थोड़ा सा स्किप करते हुए सीधा 19वीं सदी पर आते हैं और 19वीं सदी के डेवलपमेंट्स को पढ़ते हैं हिंदी भाषा के संदर्भ में। ठीक है, तो पहले वहां पढ़ेंगे, उसके बाद वो। ठीक, तो आपका जो टॉपिक, हम इसका नाम रख सकते हैं खड़ी बोली, है ना, खड़ी बोली, खड़ी बोली या मानक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का विकास, ऐसा लिखिए इसमें, मानक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का विकास। ठीक है, मानक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का विकास। तो हुआ क्या कि जब अंग्रेजों का शासन अच्छे स्तर पर स्थापित हो गया, उन्होंने एक व्यवस्था भी बना ली, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था उस समय पर थी, तो उन्होंने जब इस तरह से एक व्यवस्थित, एक तरह से पूरी तरह से उन्होंने उपनिवेश बना दिया, तो इस उपनिवेश को चलाने के लिए बहुत जरूरी था कि एक ऐसी भाषा बनाई जाए, यानी कि प्रशासन के पास एक ऐसी भाषा हो जो सारे देश में चलती हो। ठीक है, यानी कि लगभग लगभग एक देश, जो भारत का एक बड़ा हिस्सा जो है उसको समझ पाए, ऐसी भाषा वो ढूंढ रहे थे, ताकि उसको हम अपने हिसाब से, अपने स्तर पर उसको डेवलप करें, और वहां से फिर क्या हो, वो एक हिंदी के रूप में, यानी कि वो पूरी एक संप्रेषण का एक अच्छा और सशक्त माध्यम बन सके। क्यों? क्योंकि इससे पहले अगर आप देखते हैं कि बोलियां आज भी जो है, इतनी सारी बोलियां हैं कि एक जगह की बोली जो है दूसरी जगह आपको समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो इतना अंतर होने की वजह से, इतनी विविधता होने की वजह से उनको लगा कि एक मानकीकृत भाषा होनी चाहिए, और इस क्रम में उन्होंने बहुत प्रयास किए कि कौन सी ऐसी बोली हो सकती है, कौन सी ऐसी भाषा हो सकती है जिसको हम आगे डेवलप कर सकते हैं। तो उन्हें लगा कि जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली जो कि मेरठ, दिल्ली और इसके आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, जिसे कौरवी भी कहा जाता है, ये एक ऐसी बोली है जिसको मतलब अगर डेवलप किया जाए तो लगभग लगभग देश का एक बड़ा हिस्सा उसको समझ सकता है। ठीक है, तो इस क्रम में जो है खड़ी बोली का विकास होना शुरू होता है। ठीक, तो ये चीज हमको पढ़नी है। तो इसमें आप जो है हेडिंग सीधा सीधा लिख सकते हैं, ये आपने हेडिंग लिख दी होगी ना। चलिए, तो इसमें आप लिखते हैं हम पहले, इसमें 19वीं सदी से पहले क्या क्या विकास हुए, तो लिख सकते हैं आप पहले हेडिंग के लिए 19वीं सदी से पहले कि क्या क्या जो डेवलपमेंट्स थी वो हुई है। इसमें ये टॉपिक ऐसा है कि अब आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो आपको बहुत ज्यादा समस्या होने वाली नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको पता है। तो लिखिए 19वीं सदी से पूर्व खड़ी बोली का विकास। 19वीं सदी से पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। 19वीं सदी से पहले, 19वीं सदी से पहले क्या क्या हुआ। ठीक है, 19वीं सदी से पहले खड़ी बोली का विकास। तो 19वीं सदी के रूप में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको जो मिलता है, खड़ी बोली मिलती है। एक तो मिलती है आपको सिद्ध एवं नाथों के यहाँ शुरुआत में ही, सिद्ध व नाथ साहित्य में यहाँ खड़ी बोली उपस्थित है। ठीक, इसके अलावा आपको मिलती है अमीर खुसरो के यहाँ, अमीर खुसरो के साहित्य में। इसके अलावा कबीर के यहाँ भी मिलता है, कबीर के साहित्य में। तो यहाँ आपको जो है खड़ी बोली उपस्थित मिलती है शुरू में।
ठीक है, ये 2-3 डेवलपमेंट्स थी जहां पे जो है खड़ी बोली का ये बहुत आरंभिक स्वरूप इनके यहाँ मिलता है। ठीक है, इसके अलावा संत साहित्य तो हम लिख ही चुके हैं। ठीक है, तो ये यही सब ज्यादातर इतना मिलता है। इसके अलावा आप चाहें तो आप रहीम के यहाँ भी देख सकते हैं, रहीम के यहाँ थोड़ा बहुत मिलता है। यानी कि खड़ी बोली का जो एक तरह से साहित्य में आप स्थान देखते हैं 19वीं सदी से पहले, 19वीं सदी से पहले खड़ी बोली का जो स्थान था या चाहे प्रयोग भी होता था वो बहुत सीमित मात्रा में होता था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि सीमित, क्या था ये, सीमित था। हिंदी जो खड़ी बोली है वो बहुत सीमित मात्रा में मिलती है। क्यों? क्योंकि उस समय आप देखते हैं कि जितना आपको अवधि में काव्य मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता, और सबसे ज्यादा तो आपको साहित्य या जो रिटर्न लिटरेचर मिलता है वो आपको ब्रज भाषा में मिलता है। ठीक है, पूरा का पूरा भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा हो गई, या फिर यहाँ तक कि राम काव्य धारा में भी जब तुलसीदास ने राम से इतर कुछ और लिखा तो ब्रज भाषा में ही लिखा। ठीक है, तो उस समय की बहुत साहित्यिक जो है भाषा हो चुकी थी ब्रज भाषा। रीतिकाल का साहित्य आप ब्रज भाषा में पाते हैं, यहाँ तक कि भारतेंदु युगीन जो साहित्य लिखा गया कविता का वो भी सारा का सारा आप जो है ब्रज भाषा में पाते हैं। यहाँ तक कि जो छायावाद के शुरुआती कवि हैं उन्होंने अपनी शुरुआत, जैसे जयशंकर प्रसाद, उन्होंने शुरुआत ब्रज भाषा के कवि के रूप में करी। तो इस स्तर तक ब्रज भाषा फैली हुई थी, यानी कि खड़ी बोली बहुत सीमित रूप में पाई जाती है। ठीक है, अब जो है खड़ी बोली आपको 19वीं सदी और उसके बाद जो है डेवलप होनी शुरू होती है, पहले अंग्रेजों के द्वारा अपने फोर्ट विलियम कॉलेज और इन जगह, और उसके बाद 20वीं सदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से। ठीक है, तो उसमें आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि 19वीं सदी में खड़ी बोली का विकास। अगला जो इसमें आएगा 19वीं सदी में क्या क्या हुआ, और ये है आपका मेन टॉपिक 19वीं सदी में खड़ी बोली का विकास। तो इसके कुछ कारण रहे होंगे और फिर उस कारणों की वजह से ही ये सब होना शुरू हुआ 19वीं सदी में। तो इनके सबसे पहले मतलब क्या कारण था कि 19वीं सदी में इसको विकसित किया गया, इसमें हम कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहले आप चाहें तो एक पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, एक एक दो पॉइंट लिखेंगे, उसी में हम समझते चले जाएंगे। तो पहला लिखिए आप, क्यों जो है खड़ी बोली जो है ब्रजभाषा के ऊपर जो है अब स्थान प्राप्त करने लगी थी। तो सबसे पहला तो इसका कारण है आधुनिकता। आधुनिकता, इसमें ऐसा लिखिए एक एक लाइन केवल कि ब्रजभाषा का संबंध उन प्रवृत्तियों से था, या ब्रजभाषा का संबंध अधिकतर मध्यकालीन प्रवृत्तियों से ही था। मध्यकालीन प्रवृत्तियों से था, का संबंध, ब्रजभाषा का संबंध मध्यकालीन प्रवृत्तियों से था। ठीक है, तथा ये जीवन के कुछ सौंदर्यपूर्ण पक्षों को ही, तथा ये जीवन के कुछ सौंदर्यपूर्ण पक्षों को ही केंद्र में रखती थी ब्रजभाषा, केंद्र में रखती थी। अतः एक ऐसी भाषा के विकास की आवश्यकता थी। अतः एक ऐसी भाषा के विकास की आवश्यकता थी जो आधुनिक युग की जटिलताओं को व्यक्त कर सके, जो आधुनिक युग की जटिलताओं को व्यक्त कर सके। तो मेन कारण तो पहला तो यही था भाई, आधुनिकता। और ये जो ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा में आप देखते हैं कि जो भी लिटरेचर लिखा गया है, जो भी साहित्य लिखा गया, या तो श्रृंगार है तो वो है, उसमें अधिकतर है ना श्रृंगार का पक्ष है। थोड़ा बहुत आप ब्रज भाषा में वीर काव्य देख लेते हैं, अगर जैसे भूषण जैसे कवियों को देखा जाए तो वही सब। तो ये सारी क्या है, ये सारी प्रवृत्तियां हैं मध्यकालीन। मध्यकालीनता और मध्यकाल और आधुनिक काल, आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा ये वाक्य कि मध्यकाल और आधुनिक काल केवल इतिहास के दो समय नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में पूरी मानसिकता भी है। ठीक है,
अगर आप कहेंगे कि ये मध्यकालीन मानसिकता का है, तो मध्यकालीन मानसिकता क्या है? सामंतवाद, ठीक है, जाति के प्रति रूढ़िवादी विचार, स्त्री के प्रति जो है रूढ़िवादी विचार, ये सब मध्यकालीन। आधुनिकता क्या है? यही सारी ओपननेस, ठीक है, एक ओपन सोसाइटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो भी चीज आप आधुनिक समय में पाते हैं वो। तो मध्यकालीनता और आधुनिकता ये दोनों क्या है? अपने आप में मानसिकता भी है, और इस वजह से हर मानसिकता की अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो ब्रज भाषा की जो प्रवृत्तियां थी, ब्रज भाषा डेवलप ही इस तरह से हुई थी, घिस घिस करके, कि वो मध्यकालीन प्रवृत्तियों को ही ज्यादातर, श्रृंगार हो गया, थोड़ा बहुत वीरता का वर्णन, हल्का बहुत इधर उधर का, बस। आधुनिक युग जो है क्योंकि जटिल था, उसमें बहुत सारी वैचारिकताएं आनी शुरू हुई, तो एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो सारी उस चीजों को कर सके। भारतेंदु युग में हमने पढ़ा भी है ये सब कि क्योंकि आधुनिक युग में केवल क्या करना है, क्योंकि ब्रजभाषा बड़ी कोमलकांत पदावली वाली भाषा थी, तो इस वजह से खड़ी बोली की आवश्यकता तो थी। ये तो साहित्यिक पक्ष आपने इसका देखा। दूसरा जो है, हम राजनीतिक कारण इसका देख पाते हैं, ठीक है। दूसरा लिखिए आप, पॉलिटिकल रीजन क्या था इसका, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, इसका जो कारण था, ये अंग्रेजों से आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। एक लाइन ऐसे लिखिए इसमें, खड़ी बोली, खड़ी बोली साहित्यिक भाषा न होने पर भी, साहित्यिक भाषा न होने पर भी, न होने पर भी सामान्य व्यवहार की सबसे प्रचलित भाषा थी। खड़ी बोली साहित्यिक भाषा न होने पर भी सामान्य व्यवहार की सबसे प्रचलित भाषा थी। इसी कारण, इसी कारण अंग्रेजों ने खड़ी बोली के प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया, ठीक है, खड़ी बोली के प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया। अगला जो भूमिका आती है इसमें, फोर्ट विलियम कॉलेज की आती है। क्या वह कुछ छूट गया? यही कि देखो, खड़ी बोली साहित्यिक भाषा नहीं थी, लेकिन लोक प्रचलन की या सामान्य व्यवहार की सबसे प्रचलित भाषा थी, और इसी वजह से अंग्रेजों ने उसके प्रचार प्रसार पर ज्यादा ध्यान दिया। ये राजनीतिक कारण था उसका, ठीक है। यानी कि मतलब वो साहित्य में भले ही आपको कम मिले, लेकिन लोक व्यवहार में जो बोली जाती थी ब्रज भाषा की तुलना में, खड़ी बोली का प्रचार, खड़ी बोली का जो है दबदबा अच्छा था, इस वजह से उन्होंने उसको प्रचार किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ऐसा लिखिए इसमें। अब यहाँ जो है, इनको टास्क दिया गया था कुछ लोगों को कि आपको क्या करना है, एक भाषा बनानी है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन चलाने के लिए जो है सबसे उपयोगी हो। तो लिखिए, 1801 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1801 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज, मैंने FWC लिखा है, आप चाहें तो आप भी ऐसा लिख सकते हैं शॉर्टकट में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, और ये फोर्ट विलियम कॉलेज वही है, उसकी सेम वही भूमिका जो मसूरी में आपने ये सुना है, पता है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, जैसे जो भी इसका नाम है, लबासना। यहाँ क्या किया जाता है, सिविल सर्विसेज के जो लोग हैं, सिविल सर्विसेज के जो प्रशिक्षक हैं, ओटीज यानी कि ऑफिसर ट्रेनीज हैं, इनको ट्रेन किया जाता है, 2 साल का होता है, ठीक है। तो वहां ये किया जाता था। ये फोर्ट विलियम कॉलेज था कलकत्ता में, उस समय तो अंग्रेजों ने कलकत्ता से ही सब कुछ चलाते थे। तो 1801 ईस्वी में उन्होंने इसकी स्थापना करी। तो यही जो है टास्क दिया गया था कुछ लोगों को कि उनको क्या करना है, एक भाषा जो है बनानी है। तो इसमें और लिखिए, इसमें 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 आपने ये लिख लिया कि 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, ठीक है। इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, गिलक्राइस्ट भी कहते हैं, गिलक्रिस्ट ज्यादा सही होगा। जॉन गिलक्रिस्ट की मान्यता थी कि खड़ी बोली हिंदी के, हिंदी, खड़ी बोली हिंदी सारे भारत में समझी जाने वाली भाषा है। जॉन गिलक्रिस्ट जो थे, जॉन गिलक्रिस्ट, इसके जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल जॉन गिलक्रिस्ट की मान्यता थी, जॉन गिलक्रिस्ट की मान्यता थी कि खड़ी बोली हिंदी समस्त भारत में समझी जाती है, ठीक है। इस कारण उन्होंने खड़ी बोली के
जॉन गिलक्रिस्ट की मान्यता थी कि खड़ी बोली समस्त भारत में समझी जाती है। इस कारण उन्होंने खड़ी बोली गद्य की कई शैलियों का विकास कराया। खड़ी बोली की शैलियों का विकास कराया, शैलियों का विकास कराया। लिख पाए आप लोग? छोटा तो नहीं है? थोड़ा अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि इमला लिखा जाए। क्या लिखा होगा? फोर्ट विलियम कॉलेज वाला पॉइंट क्या है? 1821 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, जहाँ के यानी सिविल सर्विसेज के उनको तैयार किया जाता था। ठीक है, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे जॉन गिलक्रिस्ट, और इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। जॉन गिलक्रिस्ट की मान्यता थी कि भाई खड़ी बोली एक ऐसी है जो कि हम पूरे भारत में समझी जाती है, तो इस वजह से प्रशासन का काम करने के लिए ये बहुत अच्छी होगी, तो इसी को डेवलप किया जाए और इसी को जो है इन ऑफिसर्स को सिखाया जाए, ट्रेन किया जाए इसी भाषा में। तो इस वजह से फिर क्या होगा, और इस वजह से इन्होंने खड़ी बोली की शैलियों का विकास कराया। अब खड़ी बोली जो है केवल एक शैली नहीं है, अगर आप देखें तो हिंदी को जो है बहुत तरीकों से बोला जा सकता है। ठीक है, बहुत तरीकों से क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है कि आप क्या करें, एकदम संस्कृत निष्ठ शब्दावली में जो है बोलें, है ना। एक तरीका हो सकता है कि आप जो है हिंदी का सिंटैक्स लेकर के फारसी प्रधान जो है बोलें, है कि नहीं है। जैसे जो पुरानी हिंदी फिल्में होती थी, अब तो काफी चेंज आया है, अब काफी रियलिस्टिक हुआ, लेकिन जो पुरानी हिंदी फिल्में होती थी और उसमें जो कोर्ट का माहौल बनता था, तो कोर्ट में जो भाषा बोली जाती थी वो बहुत फारसी प्रधान होती थी। हालांकि आजकल अगर आप यूट्यूब पर आपको कहीं भी कोर्ट की हियरिंग मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, तो वहां जो है ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिस तरह से कि अदालत मुलतवी की जाती है और ऐसा कुछ ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते, वो फारसी प्रधान शैली है। और उसका कारण क्या है कि मुगलों के समय पर जो है जो कोर्ट चलता था, जो दरबार चलता था, वो फारसी उसमें चलता था। अगर आप उस शब्दावली को लेते हुए कहीं फारसी प्रधान शब्दावली कहे, तो जो है आप एक शैली ये भी है, संस्कृत में शैली है। एक हो सकती है कि आप बहुत सामान्य बोलचाल की भाषा करें, यानी तद्भव शब्दों का प्रयोग करें और बहुत बोलचाल के तरीकों से जो है बात करें, तो आप कह सकते हैं कि तद्भव, तद्भव और क्या कह सकते हैं, लोक व्यवहार वाली जो भाषा जो सबकी समझ में आ जाए, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जिसमें देशजता थोड़ी सी हो। अगर आप चाहें कि थोड़ा सा देशज टच दिया जाए, तो मतलब जिसमें थोड़ा सा आप कहें कुछ देशज शब्दों को जोड़ता हुआ उस तरफ से अपने आंचलिकता लेकर के, जो आंचलिक उपन्यासों में जो शब्द स्टाइल मिलता है, जो शैली मिलती है, वो एक वो हो सकती है। और आजकल जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिसको आप हिंग्लिश कहते हैं, ये भी एक बोली ही, एक स्टाइल ही है। लेकिन उस समय पे जो ज्यादातर विकसित किया गया, एक तो ये था और एक स्वरूप ये था, एक था आपका संस्कृतनिष्ठ, एक था आपका फारसी प्रधान। ये शैलियां जो है वहां पे ज्यादातर विकसित होनी शुरू हुई। तो इसमें फिर दो मत स्थापित हुए कि जो खड़ी बोली होगी या जो मानक हिंदी होगी, वो फारसी प्रधान ज्यादा होगी या फिर संस्कृतनिष्ठ ज्यादा होगी। तो इसमें दो विद्वानों का नाम आता है। ठीक है, ये वाला लिख लिया आपने, शैलियों का विकास कराया। इसी में एक पॉइंट लिख करके आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं, मतलब यहाँ से क्वेश्चन की संभावना बनती है, कई बार पूछा भी जाता है। तो लिखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारा ए हिंद भी कर सकते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारा ए हिंद राजा शिव प्रसाद सितारा ए हिंद फारसी शैली के समर्थक थे, फारसी शैली के समर्थक थे, फारसी शैली के समर्थक थे। ठीक है, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह जबकि राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृतनिष्ठ शैली के समर्थक थे, संस्कृतनिष्ठ शैली के समर्थक थे। ठीक है, और अन्य दो तीन विद्वानों का नाम अगर आप लिखना चाहें, वैसे तो जरूरी नहीं है, ऐसे जैसे एक सदा सुखलाल हैं, लल्लू लाल हैं, इंशाअल्लाह खान हैं, ये सब लोग, तो इन्होंने भी जो है ये सारे काम में ये लगे हुए थे। इसके अलावा दो तीन कारण और हो सकते, जैसे ईसाई मिशनरियों ने भी इसमें बहुत योगदान दिया कि उन्होंने क्या किया, ईसाई मिशनरियों का जो ज्यादातर यानी उद्देश्य था, वो क्या था कि इस जो अपना धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, उसका प्रचार करना। उसका प्रचार कैसे किया जाएगा कि जो अपना टेक्स्ट है उनका, बाइबल है, न्यू टेस्टामेंट है, उन सब का जो है आपने एक ऐसी भाषा में उसका अनुवाद करना है कि वो जो आम भाषा में समझ में आ जाए। ठीक है,
तो जब आम आदमी की समझ में आ जाए ऐसी भाषा वो ढूंढ रहे थे, तो उनको मिली खड़ी बोली, तो उन्होंने जो है उसमें खूब सारा टेक्स्ट लिखा। तो जब टेक्स्ट इसमें अवेलेबल होने लगा, तो एक तरह से जब किसी भाषा में ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट मिलना लगेगा, तो इसका मतलब अपने आप ही वो डेवलप होती जा रही है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी जो है अपना टेक्स्ट खड़ी बोली जो है उसके लिए चुनी थी। ठीक है, तो एक पॉइंट चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों द्वारा भी ईसाई मिशनरियों ने भी खड़ी बोली में धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित कराई। ठीक है, ईसाई मिशनरियों ने भी क्या किया, खड़ी बोली में धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करवाई। ठीक है, एक चीज ये हो सकती है। इसके अलावा जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे, उन्होंने भी अपना टेक्स्ट खड़ी बोली में ही लिखा कि एक ऐसी भाषा जिसमें हम सारी बात कह सकेंगे। तो धार्मिक सुधार आंदोलन आप लोग जानते हैं 19वीं सदी में जो सती प्रथा का विरोध हुआ, इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह हुआ, बहुत सारी चीजें जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्त्रियों के जो अधिकारों की बात हुई, या फिर जो जाति से संबंधित जो दलित समझे जाते थे, बहुत खराब स्थिति में थे, सामाजिक बैकग्राउंड उनका जो है बहुत मजबूत नहीं था, उनको मजबूत करने के लिए जितने भी ये सुधार आंदोलन चलाए गए, उनके लिए जो पत्रिकाएं लिखी गई उसमें सबसे जो ज्यादा प्रमुखता दी गई उसको खड़ी बोली में ही वो सब लिखा जा रहा था। तो इस तरह से विकसित होना शुरू हुआ, और इसके बाद जो है यहाँ पर ये सब हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रेस की स्थापना भी हुई, तो प्रेस भी जो ज्यादातर इसमें लिखा जा सकता है। तो धार्मिक सुधार आंदोलन एवं प्रेस, तो इन्होंने भी जो है विकास किया, धार्मिक सुधार आंदोलन तथा प्रेस। आप लोग जानते हैं 19वीं सदी में ही वो सब कवि वचन सुधा और ये सारी पत्रिकाएं होनी शुरू हुई थी। उदंत मार्तंड की जो है कब शुरू हुआ था उदंत मार्तंड, 1826 में, ये 27 में, 26 में। तो इस तरह से तो बहुत सारे जो है आप कह सकते हैं कि प्रेस की जो है स्थापना हुई, तो खड़ी बोली को ज्यादा महत्व दिया जाना शुरू हो चुका था। अगली स्टेज आती है आपकी 20वीं सदी। तो लिखिए 20वीं सदी में आखिरी, अब यहाँ व्याकरण वगैरह लिखना शुरू हो जाएगा, फिर आपको जो है भाषा मिल जाएगी। तो आखिर अंतिम लिखिए आप 20वीं सदी में, 20वीं सदी में खड़ी बोली का विकास। 20वीं सदी में क्या क्या हुआ, 20वीं सदी में जो जब सबसे पहले हुआ वो तो आपका साहित्य के क्षेत्र में हुआ, कि कविता की भाषा भी खड़ी बोली को बढ़ाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा ये लिख सकते हैं आप 20वीं सदी में, यहां पे लिख सकते हैं आप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में खड़ी बोली के शुद्ध और मानक रूप की स्थापना होने लगी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में खड़ी बोली के शुद्ध और मानक रूप की स्थापना होने लगी। ठीक है, इसके अलावा दो तीन डेवलपमेंट्स और उनकी प्रेरणा से, इनकी द्विवेदी जी की, उनकी प्रेरणा से आचार्य कामता प्रसाद गुरु एवं किशोरी दास वाजपेयी ने खड़ी बोली हिंदी के व्याकरण लिखे। कामता प्रसाद गुरु और किशोरी दास वाजपेयी, इनका व्याकरण इसी समय आना शुरू हुआ, द्विवेदी युग में ही।
कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी। और साहित्यिक दृष्टि से मतलब बहुत ज्यादा बताने की जरूरत आपको नहीं है कि देखिए इसी समय 20वीं सदी में ही खड़ी बोली का पहला जो है प्रबंध काव्य या महाकाव्य लिखा गया, प्रिय प्रवास। तो उस समय आप देखते हैं कि खड़ी बोली जो है आप साहित्य में बहुत अच्छा स्थान लेने लगी है, उसके व्याकरण लिखे जाने शुरू हो चुके हैं। और जब किसी भाषा का व्याकरण लिखा जाता है और परिष्कृत व्याकरण लिखा जाए, उसको मानकीकृत करना शुरू होता है, तब वो भाषा आप समझे कि वो बहुत मतलब विकसित स्तर पर पहुंचने वाली है या पहुंच चुकी है। ठीक है, तो 1915 के बाद की डेवलपमेंट्स ये सब हैं। इसमें साहित्य की दृष्टि से आपको ये आता है, इसको कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो है इस तरह से आया है और यहाँ पे जो है मानकीकृत जो है भाषा होनी शुरू हुई। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मानकीकृत वाला पॉइंट आपने लिख लिया है ना, व्याकरण भी लिख लिया। तो इस तरह से जो है खड़ी बोली का रूप आपके पास प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम कर चुके हैं मानक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का विकास। कौन सा वाला? हाँ, कामता प्रसाद गुरु एवं किशोरीदास वाजपेयी ने खड़ी बोली हिंदी के व्याकरण ग्रंथ लिखे या व्याकरण लिखे। ठीक है, तो ये हो चुका है। अगर तो आगे बढ़े सीधा। अब जो अगला टॉपिक आपके पास बनता है, अगला टॉपिक है आपका हिंदी की जो है भाषा, उपभाषा और ये सब। ठीक है, भाषा, उपभाषा एवं बोलियां। ये टॉपिक जो है आपको करना है अभी, भाषा, उपभाषा और बोलियां। इसकी क्या है, थोड़ा डेप्थ में किया जाए, क्या पता। वैसे तो संभावना कम है। वैसे तो आप, मुझे लगता है कि बोली का जो सवाल पूछा जाएगा कि कौन सी कहाँ बोली जाती है, वो आपके पास जनपदीय भाषा और साहित्य में है ही। कि ऐसा नहीं, बहुत कम संभावना है कि वो पूछा जाए कि मारवाड़ी का रीजन कौन सा है। ठीक है, मारवाड़ी आपका वो नहीं है। ज्यादातर जो बोली का सवाल पूछा जाएगा वो वहां का पूछा जाएगा, हाँ गढ़वाल, ये उत्तराखंड का गढ़वाल और गढ़वाली और कुमाऊनी का ही। ठीक है, लेकिन तब भी थोड़ा सा कर ही लेंगे, गहराई में करेंगे तो ठीक रहेगा। तो सबसे पहले तो आप ये लिखिए, भाषा आप लोग जानते हैं भाषा क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा उपभाषा समझते हैं कि उपभाषा क्या होती है। उपभाषा आप जो है हेडिंग डालिए पहले, उपभाषा का अर्थ या उपभाषा क्या होती है, परिभाषा लिखनी है आपको पहले इसकी। उपभाषा ऐसा लिख सकते हैं, भाषा और बोली के बीच, भाषा और बोली के बीच, भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग को स्वीकार किया जाता है जिसे उपभाषा कहते हैं। ठीक है, जिसे उपभाषा कहते हैं। उपभाषा को न बोला जाता है और न ही लिखा जाता है। उपभाषा को ना तो बोला जाता है उपभाषा को न तो बोला जाता है और न ही लिखा जाता है। इसे 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 बोलियों की निकटता को समझने के लिए, बोलियों को की निकटता को समझने के लिए, बोलियों की निकटता को समझने के लिए प्रयोग किया जा सकता, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि उपभाषा ऐसा नहीं होगा कि आप कौन सी उपभाषा बोलते हैं तो आप कोई भी उपभाषा नहीं बोलते, या तो आप भाषा बोलते हैं या तो बोली को बोला जाता है। उपभाषा जो होती है केवल भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में सुविधा के लिए
जो है एक टर्मिनोलॉजी है या एक वर्गीकरण करने की एक तरीका है, ठीक है, उसके आधार पर जो है आप बांट सकते हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे कि राजस्थान की कुछ बोलियां हैं, ठीक है, कुछ बोलियां राजस्थान की हैं और कुछ बोलियां मध्य प्रदेश की हैं, ठीक है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश और कुछ बोलियां हैं आपकी बिहार की, ठीक है, तो आप निकट किसको पाएंगे? राजस्थान और मध्य प्रदेश की बोलियां जो है आपको थोड़ा सा नजदीक लगेंगी कि नहीं लगेंगी, क्योंकि आसपास के पड़ोसी राज्य हैं, खास करके जो इधर का इलाका जोड़ता है आपका, और बिहार की थोड़ा सा दूर की लगेगी। बिहार की जो बोलियां आपको मिलती जुलती नजर आएंगी वो छत्तीसगढ़ से मिलेगी, थोड़ा उत्तर प्रदेश से मिलेगी, झारखंड की मिलेगी, इस तरह से होता है। तो बोलियों की निकटता के आधार पर जो है उनको एक उपभाषा वर्ग के अंदर रखना है, ठीक है, तो इसको जो है उपभाषा कहा जाता है। यानी कि उपभाषा को ना बोला जाता है ना लिखा जाता है, इसको केवल भाषा वैज्ञानिक टर्म है ये, और इसके जो है वर्गीकरण करने के लिए, इसकी सुविधा के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हिंदी की है आपकी 5 उपभाषाएं हिंदी में मानी जाती हैं, और उपभाषा से पहले जो है हमको करना चाहिए कि जो क्रम है आपका, जो ये क्रम है, कौन सा वाला, संस्कृत से क्या बना है, संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत, फिर बना है आपका अपभ्रंश, फिर बना आपका क्या, अवहट्ट, चलो इसी में रख लो फिलहाल, आप कर सकते हैं पुरानी हिंदी, ठीक है, फिर आती है आपकी मध्यकालीन हिंदी, और फिर आती है आपकी आधुनिक हिंदी या मानक हिंदी, जो आप हिंदी आज बोलते हैं वो। तो यहां आप देखिए इसमें कौन सी वाली, अपभ्रंश से कैसे मध्यकालीन हिंदियां बनी। जो मध्यकालीन हिंदी हम कह रहे हैं वो ज्यादातर बोलियां ही सारी की सारी हैं, और वही हमने पढ़नी है, ठीक है। तो कौन से अपभ्रंश, अपभ्रंश भी कोई एक भाषा नहीं थी, अपभ्रंश भी बहुत सारे थे, ठीक है, ऐसा मानते हैं। तो अपभ्रंश भी बहुत सारे थे, और इन्हीं अपभ्रंशों के आधार पर जो है हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो हम जो है एक बना सकते हैं कि अपभ्रंश, चलो इसको डिलीट ही करना पड़ेगा मुझे अगर ये नहीं बना है, इस वजह से इसको जरूरत तो नहीं है, कर तो रखा है आपने कल। तो पहला लिखिए आप अपभ्रंश, अपभ्रंश में 5 अपभ्रंश, 5 बल्कि 6 अपभ्रंश। पहला आप लिख सकते हैं मागधी अपभ्रंश, दूसरा लिखिए आप अर्धमागधी अपभ्रंश, तीसरा लिखिए आप इधर आते हुए शौरसेनी अपभ्रंश, अगला लिखिए आप शौरसेनी राजस्थानी अपभ्रंश। कई सारे विद्वान मानते हैं कि जो दरअसल अपभ्रंश है वो राजस्थानी अपभ्रंश ही है। एक आता है आपका खस अपभ्रंश, और अंतिम व्राचर। हालांकि ये जो है आप ब्रोकन लाइन से दिखा सकते हैं कि ये जो है हिंदी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारी है। तो मागधी अपभ्रंश से जो उपभाषा निकली है उसको क्या कहते हैं, है? उससे निकली है आपकी बिहारी हिंदी, ठीक है, ये उपभाषा है। उपभाषा मैं पीली उससे लिख रहा हूँ, ठीक है, येलो इससे, लाइट येलो से। जो आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सा निकला, पूर्वी हिंदी निकला, ठीक है, पूर्वी हिंदी। ये पूछा जाता है कई बार, ठीक है, ये भी आपको याद करना है, उपभाषाएं भी याद करनी है, उसके बाद बोलियां भी याद करनी है। उसके बाद आता है आपका शौरसेनी, शौरसेनी में पश्चिमी, पश्चिमी अपभ्रंश। राजस्थानी से जो निकला वो राजस्थानी ही कहते हैं उसको, तो राजस्थानी जो है उपभाषा वर्ग ही इसका ऐसा बनता है। खस से जो बना है वो है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। और व्राचड़ से उपभाषा के अंतर्गत तो नहीं, लेकिन भाषा जो है निकली है वो है आपकी सिंधी, ठीक है, सिंध प्रांत में जो है जो बोली जाती है वो, सिंध वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है, और बहुत सारे सिंधी लोग आज आज भी आपको मिल जाते हैं जो वहां से विस्थापित हैं।
सिंध का इलाका वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है, और सिंध उनका एक प्रांत भी है, यानी कि राज्य है, कराची राजधानी है उसकी, ठीक है। तो बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी राजस्थानी और पहाड़ी, ये 5 उपभाषा वर्ग हैं। ये आपके लिए वैसे नहीं है, 5 ही कर दिया जाए तो भी काम चल जाता है, लेकिन चलो लिख लिया, एक अपभ्रंश का नाम तो लिख लिया, ठीक है। तो इसमें से जो निकली है आपकी, सबसे पहले लिखिए बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंदर 3 जो है आपकी ये आती हैं, 3 जो है बोलियां आती हैं ज्यादातर। पहली जो है भोजपुरी, भोजपुरी। इसके बाद आती है आपकी मगही, भोजपुरी, इसके बाद मगही, और इसके बाद भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, मैथिली तो भाषा हो चुकी है। एक अंगिका लिखना है आपने, एक रह गया, क्या रह गया? भोजपुरी, मगही, अंगिका तो एक उपबोली के अंदर रख सकते हैं आप, मैथिली तो भाषा हो चुकी है, चलो अंगिका ही कर लो। वैसे अंगिका क्या थी? अंगिका एक उपबोली थी, और उपबोली किसकी थी? मैथिली की। देखो था क्या, मैथिली पहले एक बोली मानी जाती थी, अब मैथिली जब बोली है तो उसके अंदर जो आएगा वो उपबोली होगी, अंगिका, ठीक है ना, ये उपबोली हो जाएगी। अब क्योंकि मैथिली को दे दिया गया है भाषा का दर्जा, तो भाषा के अंदर जो आता है वो बोली होता है, इस वजह से अंगिका को अब आप एक बोली मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो है आप अंगिका को रख सकते हैं, ठीक। तो भोजपुरी, मगही और अंगिका ये बोली जाती है, और इसके अलावा जो भाषा यहाँ से डेवलप हुई है, जो कि पहले एक बोली ही मानी जाती थी, वो थी आपकी मैथिली। अगला आता है आपका पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी सीधा इसमें नाम ही लिखा हुआ है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वांचल का जो इलाका है, पूर्वांचल का इलाका, वो सारा का सारा इसमें आता है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो है इसके अंदर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 बोलियां आती हैं। एक पहली आती है आपकी अवधी, थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि स्पेस रह जाए, अवधी, ठीक है। दूसरी आती है आपकी, हाँ, एक तो आती है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, और तीसरी आती है पघेली, ठीक है। ये 3 बोलियां आपकी पूर्वी हिंदी के अंदर आती हैं। पश्चिमी हिंदी शौरसेनी या भ्रंश से जो निकली हुई है, इसके अंदर सबसे ज्यादा बोलियां इसी के अंदर आती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंदर। इसके अंदर 6 बोलियां आपकी आती हैं। पहला तो आपका जो है खड़ी बोली आता ही आता है, दूसरा जो आता है आपका खड़ी बोली, ब्रज भाषा इसी के अंदर आती है। ब्रज भाषा के बाद आपका एक ये बुंदेली, बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाती है। बुंदेली का जो इलाका है वो आपका झांसी, कानपुर आप कह सकते हैं, उसका सेंटर आप मान सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा मध्य प्रदेश का इलाका तो बुंदेलखंड का इलाका है, ठीक है, और झांसी का जो इलाका है बुंदेली। इसके अलावा एक बोली जाती है कन्नौजी, हालांकि कई सारे लोग इसको अवधि का ही एक वो मानते हैं, शैली मानते हैं, लेकिन कन्नौजी भी एक आती है। इसके अलावा एक दक्षिणी हिंदी आती है, एक रह गया, क्या रह गया? हाँ, हरियाणवी रह गया। हरियाणवी को और क्या कहा जाता है? बांगरू भी कहा जाता है, ठीक है। तो बांगरू भी इसको कहा जाता है, हरियाणवी। और एक अंतिम आती है आपकी क्या? दक्षिणी हिंदी। और ये दक्षिणी हिंदी बोली जाती है कहाँ? दक्कन के पठार के पास, हैदराबाद के आसपास जो बोली है वो है दक्षिणी हिंदी आपकी, ठीक है। दक्षिणी हिंदी हैदराबाद के आसपास की जो है वो है दक्षिणी हिंदी। अच्छा, इसका विकास के बारे में जो सामान्य मान्यता है वो ऐसी है कि जो एक पागल शासक हुआ था जो है इतिहास में, जो दौलताबाद लेकर के गया था राजधानी, क्या था वो? मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, कौन सा वाला था वो? तो भाई इतिहास की क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक था या फिरोज शाह तुगलक था? पर कोई सा तुगलक तो था। तो जब वो राजधानी लेकर के गया तो बहुत सारे हिंदी भाषी प्रदेश, हिंदी भाषी जो है उसके साथ गए वहां। तो माना जाता है कि वहीं से तब धीरे धीरे विकसित होना शुरू हुआ। हालांकि और भी कारण हो सकते हैं इसके, कि थोड़ा बहुत हिंदी की बेल्ट से वो इलाका जुड़ता ही है तो आ ही सकता है। तो दक्षिणी हिंदी जो है
ये 6 जो है बोलियां आपकी पश्चिमी हिंदी के अंदर आती हैं। बात आती है राजस्थानी हिंदी की, तो राजस्थानी के अंदर जो पहली आती है जयपुरी। जयपुरी का एक और नाम चलता है ढूंढानी। ढूंढानी। इसके अलावा पड़ता है मेवाती, मेवात का इलाका, ये आपका धौलपुर नहीं, धौलपुर करौली ये वाला इलाका, अलवर नहीं हाँ यही सारा शायद मेवात का इलाका पड़ता होगा, शायद कह रहा हूँ। इसके अलावा मारवाड़ी, मारवाड़ी का रीजन राजस्थान में सबसे बड़ा है, ये पश्चिमी राजस्थान के आसपास, जहां यानी कि देखो राजस्थान का जो वर्ग है वो इस तरह का थोड़ा सा है, राजस्थान का ऐसा मैप है, बीच में जो है आपका ये अरावली की पर्वतमालाएं आती हैं, और यहाँ जो ज्यादातर बोला जाता है मारवाड़ी का पूरा इलाका ये है। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर ये सारे इलाके यहाँ पड़ते हैं, तो झुंझुनू, सीकर वगैरह ये सब, ठीक है, ये है मारवाड़ी हो गया। इसके अलावा जो बोली एक आती है आपकी हाड़ौती। हाड़ौती इसी के शैली के अंदर भी रखते हैं कई सारे लोग, लेकिन रख लिया आपने, बोले तो रख लिया। एक मालवी भी इसी के अंदर आती है, मालवी जो है मालवा में बोली जाती है, और मालवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, जो इलाका राजस्थान का मध्य प्रदेश से लगता है हल्का बहुत, वो मालवा है, ठीक है। और मालवा का जो इलाका है, मालव, मालव का जो है आपके यहाँ वर्णन आता है किसमें, स्कंदगुप्त में, देवसेना वही की। तो मालवी जो है एक ये हो गया। पहाड़ी हिंदी के अंदर गढ़वाली, कुमाऊनी, हालांकि बहुत सारे विद्वान क्या मानते हैं, शौरसेनी अभ्रंश से इसका मानते हैं, लेकिन करना है तो ये इसी के अंदर रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। गढ़वाली, कुमाऊनी, ठीक है। छोटे जौनसारी भी दिखा दो, क्या दिक्कत है, कि वैसे ये एक गढ़वाली की शैली के रूप में है, लेकिन चलो क्योंकि इसका रीजन बहुत बड़ा है और बोली भी एक बड़े क्षेत्र में जाती है, तो जौनसारी को आप अलग से रख सकते हैं, उपबोली के रूप में रख सकते हैं, ठीक है। बाकी आता है सिंधी। तो ये सारी बोलियां जो है 18 हो रही होंगी, अगर 18 नहीं हो रही हैं तो हाड़ौती को आप इसी के अंदर रख, आपको सेटल करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 है। कौन सी? हाँ नहीं, दक्षिणी हिंदी को तो अलग माना ही जाता है। नहीं 18 जो है इसलिए नहीं आ रही है, हाड़ौती को मत गिनिए, ठीक है। एक हाड़ौती को मत गिनो और जौनसारी को भी मत गिनो, ये सब उपबोलियां हैं, जो ज्यादातर जो मानक हैं वो ये है, ठीक है। अब 18 हो रही होंगी, मैथिली तो भाषा है, वो ब्रोकन लाइन से दिखा दिया हमने। तो 18 हो रही है कि नहीं हो रही है? 3 6 6 6 12 12 15, हाँ ये मालवी भी तो है, 18 हो रही है। आएगा कितनी बोलियां हैं, वैसे तो नहीं पूछा जाता है, फालतू में टेंशन लेते हो आप लोग। 18 बोलियां, मतलब ग्रुप में आप लोग ऐसे सवाल पूछते हो जो मतलब आयोग पूछ ही नहीं सकता ऐसा सवाल, ऐसा लगता है खुद से बनाते होंगे। एक ने मुझसे पता नहीं कहाँ पूछा था, मैसेज में पूछा है या कहीं तो पूछा है कि एक उपन्यास है भूतों का, भूतों का भविष्य नहीं, भूतों का कुछ तो था, भूतों, भूतों की बारात, हाँ कि सर भूतों की बारात उपन्यास किसका है? हाँ भाई पता नहीं भाई, ये तो भूतों का की बारात, मैंने शायद जवाब दिया है या नहीं दिया है वो भी मैं भूल गया हूँ। तो इस तरह के भी जो है सवाल आते हैं, बड़े रोचक सवाल आते हैं। तो भूतों की बारात न कभी सुना, न कभी सुना गया, न कभी शायद सुना जाएगा, ठीक है। वैसे वो इला चंद्र जोशी का उपन्यास है, बाद में मैंने सर्च किया, बहुत अरे आसान सी चीज है, क्यों मेरे से क्यों पूछ रहे, जो चीज गूगल पे मिल जाती है ना वो मेरे से मत पूछा करो, ठीक है बस। तो सर आपसे पूछें क्या, फिर सब कुछ ही गूगल पे मिल जाता है? सब कुछ नहीं मिलता है गूगल पे, है। हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, कई बार गलत भी मिलता है, 3 4 जगह देख लिया करो एक चीज को, ठीक है। तो वो चीज है, हाँ ये कर लिया आपने। तो अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं, कई बार क्वेश्चन थोड़ा गहराई का पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो है कहाँ का आता है, यानी कि जैसे भोजपुरी का रीजन कौन सा है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो, जैसे मगही का पूछ लिया जाए तो आपको नहीं पता है। थोड़ा सा ये कर लेते हैं हल्का सा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, थोड़ा बहुत ही करेंगे। तो पहले लिखिए आप बिहारी की जो है जितनी भी है आपकी बिहारी हिंदी की कौन कौन सी हैं? भोजपुरी, मगही,
अंगिका। ठीक है, पहला लिखिए आप, भोजपुरी, मगही, अंगिका वाला। भोजपुरी का रीजन क्या क्या है और ये है, तो इसका जो क्षेत्र है भोजपुरी का, छपरा, चंपारण, रांची, रांची, छपरा, चंपारण, रांची, यानी कि झारखंड के आसपास तक इसका विस्तार है। ठीक है, पटना के आसपास मगही बोली जाती है, पटना, हजारीबाग, ये सब। ठीक है, ये है। और मैथिली का जो है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, ये सब है। तो इसमें आप ज्यादातर लिख सकते हैं मधुबनी, दरभंगा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। तो ये अंगिका क्या, अंगिका क्योंकि मैथिली की एक बोली है, वैसे ये मिथिला के अंदर आता है, मैथिली का रीजन है सारा का सारा। दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मधुबनी हो गया, सहरसा हो गया, ये इलाका जो है इसके अंदर। वैसे अगर आपके पास स्पेस है तो आप वहीं पे उसको कर सकते हैं। वैसे उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्या पता पूछ लिया जाए, तो एक जो है हमको उसमें वो लेना ही चाहिए। अगला आता है आपका, तो राजस्थानी का लिख लो थोड़ा सा। राजस्थानी में मारवाड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी का पश्चिमी राजस्थान कर लो सीधा सीधा, यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये सब बड़े 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 जिले हैं ये। ठीक है, वैसे वहाँ अभी अभी नए जिले बने हैं, तो अब ये बड़े रह गए नहीं रह गए ये पता नहीं। मारवाड़ी। ठीक है, इसके अलावा जयपुरी तो आप लोग जानते ही हैं कि जयपुर के आसपास, ये पूर्वी राजस्थान की है, तो जयपुर हो गया, जयपुर के आसपास के जो भी है। इसके अलावा मालवी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो है मालवी बोली जाती है। उज्जैन के आसपास, उज्जैन। इसके अलावा राजस्थान का जो इलाका लगता है मध्य प्रदेश का, उज्जैन। इसके अलावा कोटा और चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान का इलाका है। ठीक? मालवी क्या रह गया इसमें, हाड़ौती, ये हाड़ौती के पठार जो भी इलाका है उसमें बोली जाती है। यहाँ जो है राजस्थानी के हैं, जो ज़्यादातर आपको करना है। इसके अलावा पूर्वी हिंदी के अंदर की जो बोलियां हैं वो सारी कर ही ली जाए। कई बार स्पेसिफिक पूछ लिया जाता है ना, जैसे रायपुर के आसपास, छत्तीसगढ़ में रायपुर के आसपास कौन सी बोली जाती है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रहे। तो लिखिए आप अवधि, अवधि जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी इलाहाबाद, बनारस और अयोध्या के आसपास की, इससे उधर। ठीक है, लखीमपुर खीरी, ये सारे इलाके इसमें पड़ते हैं। लखनऊ, फैजाबाद, सीतापुर, रायबरेली। बनारस, इलाहाबाद, ये सब अवधि। अब आता है आपका अगला बघेली, ये बघेल खंड में बोली जाती है। बघेली के 2-3 इलाके कम से कम लिख लिया जाए।
सबसे जो इसका केंद्र है वो है रीवा, मंडला, ये सारे जिले हैं छत्तीसगढ़। रीवा हो गया, मंडला हो गया, जबलपुर, बालाघाट, यानी कि इसका थोड़ा बहुत जो प्रभाव होगा वो मध्य प्रदेश का जो इलाका छत्तीसगढ़ से लगेगा वहां भी होगा ही होगा, ठीक है। और अगला आता है छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी जो है रायपुर के आसपास, जो उसका राजधानी है छत्तीसगढ़ की, वहाँ छत्तीसगढ़ी की जो है बिलासपुर, रायपुर, रायपुर, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस टॉपिक को आपको वैसा नहीं पढ़ना है कि पूरा का पूरा रट देना है। मैं भी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, हर जिले का नाम नहीं लिख रहा हूँ, हल्का बहुत आइडिया रहे। जैसे मध्य प्रदेश, जैसे मालवी का जो इलाका है ज्यादातर उज्जैन है कि नहीं है? उज्जैन एक बड़ा शहर है, महत्वपूर्ण शहर है, तो उज्जैन का वो इलाका, यानी कि जैसे जो राजस्थान का एरिया जो इस तरह से टच होता है पूरा का पूरा, यहाँ से इसका मध्य प्रदेश बहुत बड़े एरिया को लेता है। वैसे ये पूरा का पूरा यहाँ से मध्य प्रदेश शुरू होता है, तो यहाँ जो बोला जाएगा वो मालवी है। छत्तीसगढ़ से जो इलाका लगेगा वहां पे थोड़ा बहुत ये बोली जाती होगी, कौन सी, बघेली बोली जाती होगी, हल्का सा प्रभाव पड़ता ही है। यूपी में मध्य प्रदेश का इलाका हल्का बुंदेलखंड में भी आता है, तो यहाँ बुंदेली भी बोली जाती होगी। तो ऐसे चलता है मामला, है कि नहीं? इस तरह से चीजें चलती है, तो एब्सोल्यूट नहीं होता है ऐसा बोलियों के दृष्टि में। हल्का बहुत आइडिया रहे कि रायपुर के आसपास ये बोली जाती है, बघेलखंड में रीवा, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, ये सब बोला जाता है, पूर्वी हिंदी। अगला लिखिए पश्चिमी हिंदी। अब इसकी आपको विशेषताएं उतनी गहराई पे करने की जरूरत नहीं है कि आप याद करें कि कन्नौजी की क्या क्या विशेषताएं हैं, उतना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले कोई सा भी लिख लो आप, ब्रज, ये हम ब्रज भाषा आ गया तो आ गया, ब्रज भाषा ही लिख ली जाए। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा मथुरा, इसका केंद्र है आगरा, आगरा मथुरा, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? हाँ, मथुरा, आगरा, ये दो जिले बहुत हैं। अगला लिखिए आप खड़ी बोली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, ये सारे इलाके खड़ी बोली के। इसका दूसरा नाम कौरवी भी है, ठीक है। और कौरवी किसने नाम दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया, ठीक है? खड़ी बोली। इसके अलावा अगला लिख सकते हैं आप बुंदेली, ये बुंदेलखंड में बोली जाती है। इसका जो इलाका पड़ता है झांसी, कानपुर, ये इलाका, यानी जो थोड़ा दक्षिणी उत्तर प्रदेश है उस इलाके में वो पूरा बुंदेलखंड का इलाका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर का इलाका है, ग्वालियर, बालाघाट, वहां भी बोली जाती है बुंदेली, तो ग्वालियर भी लिखी लो मध्य प्रदेश, ताकि आइडिया रहे कि मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है भाई। इसके अलावा ये हो गया, तीन हो गए, क्या रह गया? हरियाणवी, तो हरियाणा में बोली जाती है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। हरियाणा, हरियाणा के जितने भी जिले हैं, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, ये सारा इलाका जो है सब हरियाणवी के अंदर आता है। कई लोग जो कन्नौजी है, कन्नौजी को जो है ब्रज भाषा के अंदर लेते हैं। मैंने शायद अवधि कह दिया था वहां पे गलती से, अवधि कहा था या क्या कहा था, जो भी कहा था, कन्नौजी जो है ब्रज भाषा के अंदर कुछ लोग लेते हैं। तो कन्नौज जो है इसका मेन हो गया, कान्यकुब्ज जो इसका प्राचीन नाम था, फर्रुखाबाद, कन्नौज यानी कि फर्रुखाबाद जिला हो गया। कान्यकुब्ज से बना हुआ है कन्नौजी। चार, तीन, दो, पांच हो गए। दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी बोली जाती है वो है आपकी दक्कन के पठार में, हैदराबाद के आसपास, वर्तमान तेलंगाना में।
वहाँ। तो हैदराबाद के आसपास जो है दक्षिणी हिंदी का प्रचलन है। हैदराबाद और ये सब, ठीक है। तो ये दक्षिणी इसका हो गया देवगिरी, दक्षिणी हिंदी और देवगिरी हो गया, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर आ गया। और पश्चिमी हिंदी की भी हो गई 6। किसका रह गया? पहाड़ी हिंदी का। वो भी करवाना है क्या? पहाड़ी हिंदी का आप लोग जानते ही हैं, गढ़वाल का गढ़वाल में, कुमाऊनी का कुमाऊं में। जिनों का नाम बताने की जरूरत पड़ रही है तो फिर दिक्कत है। तो हो गए ना सारे के सारे लगभग।